विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ठीक है, आज से हम एक नई चीज पढ़ना शुरू करेंगे, एक नए एस्टैब्लिशमेंट को शुरू करेंगे, देखेंगे क्या हमारे पास नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नया चैप्टर होगा दैट इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स। सो द न्यू चैप्टर इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी डायनामिक्स। पहले अपन को रिजिड बॉडी डायनामिक्स शुरू करने से पहले यह समझना पड़ेगा कि एक रिजिड बॉडी क्या होती है। ठीक है, हमें यह समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी। आज तक हम क्या एनालिसिस करते थे और आज की क्लास के बाद हम क्या एनालिसिस करेंगे, इन दोनों में एक फर्क है। अभी तक हम जितनी भी बॉडीज देखते थे, चाहे वो एक कार हो, चाहे वो एक फ्रीली फॉलिंग बॉल है, हमने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, हमने एक गाड़ी को इंक्लाइंड प्लेन पे चलाया। सो ये जितने भी एग्जांपल्स थे, हर एक एग्जांपल के अंदर, हर एक क्वेश्चन के अंदर वी हैव कंसीडर्ड द बॉडी एज ए पॉइंट मास। हर बॉडी को हमने कैसा कंसीडर किया? पॉइंट मास के जैसा कंसीडर किया। हमने ऐसा माना कि भाई हमारी जो पूरी बॉडी थी, जो बड़े से शेप की हो सकती है, लेकिन उसका वॉल्यूम हमने कर दिया जीरो, नेग्लिजिबल, और ऐसा मान लिया कि जितना भी पॉइंट मास है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो आज तक जो भी एनालिसिस करते थे हम किसको ध्यान में रखते हुए करते थे? दैट द बॉडी इज ए पॉइंट मास और बॉडी इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। अब इसको समझने के लिए कि सर ऐसा करते भी थे कि नहीं, आप ये ध्यान से देखो कि ये मैंने एक ब्लॉक रखा कहां पर? एक ग्राउंड पे। एम मास का ब्लॉक था, इस पे आगे एफ फोर्स लगाया, पीछे की तरफ इस पे फ्रिक्शन लगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल और नीचे की तरफ एम जी, सामने इसका एक्सेलरेशन होगा। ये चीज हम जानते हैं। जब मैं इन सभी फोर्सेस को एफबीडी में रिप्रेजेंट करता था, फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट करता था, तो हम ये देखते थे कि हमने इस बॉडी को किससे रिप्रेजेंट किया है? एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। हमने ऐसा माना है कि ये बॉडी कैसी है? एक पॉइंट मास। दैट मीन्स पॉइंट मास का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी बॉडी which is having a particular mass, which is having a particular mass, but the volume is zero, but the volume is zero। वॉल्यूम क्या है? जीरो। ये हम मानते हैं पॉइंट मासेस के लिए। तो जैसे मैं इसको पॉइंट मास कंसीडर करता हूं, एफबीडी बनाता हूं, तो देखो नीचे की तरफ मेरे को एमजी लगता हुआ दिखता है, ऊपर की तरफ मुझे नॉर्मल लगता हुआ दिखता है, आगे की तरफ एफ फोर्स, पीछे की तरफ फ्रिक्शन, एंड द एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन। So we can see in this particular example that we have assumed this block as a point mass। हमने इसका वॉल्यूम कर दिया नेग्लिजिबल और बोला कि सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है एक सिंगल पॉइंट पे। तो एनालिसिस करना मेरे लिए बहुत आसान होता था। लेकिन जब हम यही सेम क्वेश्चंस एक रिजिड बॉडी पे बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी? ये जो चौक है ये भी एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, हमारे पास टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, ये ब्लैक बोर्ड है। हर चीज क्या है? एक रिजिड बॉडी, एक सॉलिड बॉडी। सो वी कैन से दैट एवरीथिंग इज ए सॉलिड। ठीक है, इट हैज डेफिनेट शेप एंड साइज, इट हैज डेफिनेट शेप एंड साइज। एक डेफिनेट शेप भी है, एक डेफिनेट साइज भी है। दैट मीन्स मैं इसका नेग्लिजिबल वॉल्यूम तो मान ही नहीं सकता। मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता कि भाई हमारा पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसके पास वॉल्यूम है ही नहीं, उसके पास वॉल्यूम भी है। तो अपन क्या करेंगे? अब एक रिजिड बॉडी को देखा जाए, एक सॉलिड को देखा जाए, तो सॉलिड के अंदर ऐसे खूब सारे पार्टिकल्स होते हैं। देखो यहां पर भी एक मॉलिक्यूल 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 मॉलिक्यूल, ये खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एंड ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हैं। So we cannot say that a rigid body is a point mass because एक रिजिड बॉडी तो खूब सारे मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। तो अपन ऐसा जरूर कह सकते हैं कि एक रिजिड बॉडी खूब सारे पॉइंट मासेस से मिलके बनी है, इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी पॉइंट मासेस।
ऐसा समझिए कि आपके पास एक बॉडी थी जिसके अंदर खूब सारे एटम्स हैं। आप कोई भी बॉडी को ले लो, उसके अंदर इन्फाइनाइट अमाउंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो एटम्स आपस में बॉन्डेड होते हैं, तो ये जो छोटे 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 एटम्स हैं, इन एटम्स को हम पॉइंट मासेस मान सकते हैं। और खूब सारे पॉइंट मासेस से मिलके क्या बना है, एक रिजिड बॉडी बनी। सो रिजिड बॉडी कैन नॉट बी कंसिडर्ड डायरेक्टली एज अ पॉइंट मास। लेकिन हमने जो कुछ भी एनालिसिस आज तक सीखा है वो तो हमने पॉइंट मासेस पे सीखा है। हमने ये देखा है कि बॉडी का नेग्लिजिबल वॉल्यूम था, बट जो भी मास है वो एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अब जब भी हमें कोई रिजिड बॉडी प्रोवाइड कर देगा, जब भी हमें कोई रिजिड बॉडी प्रोवाइड करेगा, तो उसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पॉइंट मासेस है। हर पॉइंट मास के लिए अलग अलग इस टाइप से सॉल्व करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। We cannot easily do the calculations or do the analysis on any of this point mass। किसी भी पॉइंट मास को इस बॉडी के अंदर से उठाओ और उस पर एनालिसिस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक नया कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया। हमने बोला कि एक सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। वो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई, आप जानते हैं एक रिजिड बॉडी एक सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस होती है, बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलकर बनी होती है। तो आप ऐसा मानिए कि इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी जगह है जहां पर सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। ऐसा मान सकते हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं। एंड दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली नथिंग बट द पॉइंट वेयर वी कैन अज्यूम, जहां मैं मान सकता हूं कि पूरी बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ये हम करते क्यों है, ये हम कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए करते हैं, क्योंकि हम आज तक जितनी भी एनालिसिस जानते हैं वो पॉइंट मासेस पे जानते हैं। ठीक है, जितनी भी एनालिसिस आज तक हम जानते हैं वो किस पे जानते हैं, पॉइंट मासेस पे। लेकिन यहां पर हमारे पास एक पॉइंट मास तो है नहीं, यहां पर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस है, तो हमारे लिए हर एक पे एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। इस चीज को खत्म करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। Now in this particular concept we assume a single point। ये पॉइंट जो है जिसको मैं डार्क करके बना रहा हूं, इस पॉइंट को मैंने अज्यूम किया। अज्यूम करके मैंने ये बोला दैट दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ द सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेटेड। अब हम जो भी एनालिसिस करेंगे इस सेंटर ऑफ मास के लिए करेंगे। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया कि भाई ये पूरी रिजिड बॉडी थी, लेकिन इसका एक पॉइंट ऐसा है जहां पर मैं मान सकता हूं सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। अब ये चौक है, इस चौक को अगर मुझे अपनी फिंगर पे बैलेंस करना है तो मैं क्या करूंगा, एकदम इसके मिड पॉइंट से इसको ऐसे सस्पेंड कर दूंगा। आपको दिख रहा है मैंने इसको बैलेंस कर दिया। आप घर पे पेन को भी ऐसे बैलेंस कर सकते हो, किसी भी चीज को ऐसे बैलेंस कर सकते हो। क्या पता होना चाहिए बस आपको, आपको पता होना चाहिए द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो आप विजुअलाइज कर सकते हो कि सेंटर ऑफ मास तो क्या होगा, जहां पर उसका सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। जहां पर सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है उसी को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। सो आपको समझ में आ रहा होगा दैट व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। अब ये सेंटर ऑफ मास क्यों अज्यूम करने लगे, तो सेंटर ऑफ मास हमने अज्यूम किया टू ईज आउट आवर कैलकुलेशन। हमारी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हमने सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को लेकर आए। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम क्यों लेकर आए हैं, ताकि एक किसी भी रिजिड बॉडी के लिए हम एनालिसिस कर पाए। हम जितनी भी एनालिसिस करते हैं हम पॉइंट मासेस के लिए कर पाते हैं। ठीक है, रिजिड बॉडी के लिए करेंगे तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, क्योंकि मासेस यहाँ पर कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो यहाँ पर हर पॉइंट पे जो पॉइंट मासेस हैं वो बहुत सारे हैं। एक रिजिड बॉडी बहुत सारे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पॉइंट मासेस से मिलके बनी होती है। So we can say that rigid body is a system of point masses. And if it is a system of point masses consisting of infinite amount of point masses, then we can say that calculation on each and every one is very difficult for us. Then what we will do, we will assume a single point which is known as center of mass, and that center of mass is now considered for our calculations. So तब अब अपन उस सेंटर ऑफ मास को हमारी कैलकुलेशन के लिए हम अज्यूम करेंगे और उसको सॉल्व करने लगेंगे। फटाफट बताइए क्या ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया, कि क्यों सेंटर ऑफ मास हम अज्यूम करते हैं, व्हाट इज द रीजन, फास्ट रेज हैंड्स। जब भी दिमाग में ऐसा लगे कि सर ये सेंटर ऑफ मास क्यों, तो ऐसा सोचो कि भाई एक
एक बॉडी खूब सारे एटम से मिलकर बनी है। अब जब खूब सारे एटम से मिलकर बनी है, एटम पॉइंट मास है। एक पॉइंट मास पे तो एनालिसिस करना जानता हूं, लेकिन इनफाइनाइट अमाउंट पे तो नहीं जानता। तो एक पॉइंट मानना पड़ेगा, एक ऐसी जगह माननी पड़ेगी जहां पर सारा मास क्या हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो। ऐसा हम अज्यूम कर लें, ऐसा हम अज्यूम कर लें। चलिए, तो ये तो हो गया द नीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमने देखा कि क्यों हमें जरूरत पड़ी सेंटर ऑफ मास की। अब सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं, अब उसकी बात करेंगे। उससे पहले अपन समझते हैं व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। ठीक है, एक रिजिड बॉडी की और अच्छे से डायग्राम देखेंगे और अच्छे से चीज देखेंगे और फिर आगे चलेंगे। ध्यान से देखो, फील लेना जरूरी है बेटा, समझना जरूरी है कि हो क्या रहा है। ये मैं एक रिजिड बॉडी बनाता हूं, दिस इज द रिजिड बॉडी। इस रिजिड बॉडी को अगर मैं देखा और इसके कोई भी दो पॉइंट इस बॉडी पे मैंने चूज कर लिए, एक पॉइंट मैंने यहां पर चूज किया और एक पॉइंट मैंने यहां पर चूज किया। अब मैंने क्या किया, इस बॉडी पे यहां से भी फोर्स लगाया, ऊपर से भी फोर्स लगाया, इधर से खींचना शुरू किया, इधर से खींचना शुरू किया, जगह जगह से मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं। रिजिड बॉडी की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी होती है दैट एनी टू पॉइंट्स, एनी कोई भी हो सकते हैं, यहां तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, हम तो कोई भी दो ही उठाएंगे। तो ये क्या उठा लिया, ये क्या उठा लिया, any two points before and after the application of forces will have the same separation। ध्यान से देखिए, ये दो पॉइंट से A पॉइंट एंड B पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के आसपास मैंने लगाए फोर्सेस। एक फोर्स ऊपर से लगा रहा हूं, एक नीचे से लगा रहा हूं, इधर लगाया उधर लगाया। अब फोर्सेस लगाने से पहले मान लो इन दोनों के बीच की दूरी थी x, फोर्सेस लगाने के बाद भी अगर इन दोनों के बीच की दूरी x ही रहती है, देन दिस टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। तब हम इस टाइप की बॉडी को क्या बोलेंगे बेटा, रिजिड बॉडी बोलेंगे। कोई भी आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ए रिजिड बॉडी, आपका आंसर क्या होगा, सर रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी है जिसमें कोई भी दो पॉइंट उठा लो और उनके ऊपर फोर्सेस लगा दो इधर उधर से, तो उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो चेंज नहीं होगी कभी भी। दैट मीन्स इसका शेप साइज जो है वो डेफिनेट है, वो चेंज नहीं होता। सो वी कैन से दैट द शेप एंड साइज of this particular object, of this object does not change। ये शेप और ये साइज बॉडी के ऊपर कितने भी फोर्सेस लगा दो ये चेंज नहीं होंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी कहेंगे। ठीक है, अब फील और बनने लगी होगी दिमाग में कि हाँ सर जितने भी सॉलिड्स हैं उनका शेप और साइज चेंज नहीं होता, दैट मीन्स वो क्या है, रिजिड बॉडी। यहीं पे सवाल उठता है दैट क्या ह्यूमन बॉडी भी एक रिजिड बॉडी है क्या। यहीं पे एक क्वेश्चन उठता है दैट वेदर ह्यूमन बॉडी इज अ रिजिड बॉडी और नॉट। सो हम यहां पर लिखते हैं ह्यूमन बॉडी, वेदर ह्यूमन बॉडी इज अ रिजिड बॉडी और नॉट, हमारा क्वेश्चन ये उठेगा। अब देखिए ह्यूमन बॉडी को देखो, तो ह्यूमन बॉडी दिखने में तो सॉलिड है, लेकिन ये क्या रिजिड बॉडी में कंसिडर होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं अपने हैंड्स को देखूं तो मेरे हैंड्स देखो अभी पास पास है, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है, अगर मेरे इस फिंगर टिप से लेके इस फिंगर टिप के बीच की दूरी देखूं तो ये चौक जितनी लंबी दूरी मेरे पास है। लेकिन मैंने कुछ देर बाद क्या कर दिया, अपने हैंड्स को दो डिफरेंट पोजीशंस पे ले गया, तो जो डिस्टेंस था, जो सेपरेशन था वो इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स हमारी शेप या फिर साइज जो थी वो चेंज हो गई। इसका मतलब ह्यूमन बॉडी इज नॉट ए रिजिड बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी में कंसिडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दिखने में तो सॉलिड है, लेकिन इसका शेप और साइज और वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ठीक है, दैट इज वाई, दैट इज द रीजन वी कैन से दैट ह्यूमन बॉडी इज नॉट ए रिजिड बॉडी। ह्यूमन बॉडी को हम सेमी रिजिड कंसिडर करते हैं। क्या रिजिड कैसे कंसिडर करते हैं, सेमी रिजिड।
तो ह्यूमन बॉडी इज अ सेमी रिजिड बॉडी, ये चीज अपन को समझ में आई। आगे चलते, रिजिड बॉडी देखा, सेमी रिजिड बॉडी, ह्यूमन बॉडी देखा। रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी देखिए कि भाई कोई भी दो पॉइंट ले लिए, अब उन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी जो है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, चाहे उस पर कितने ही फोर्सेस लगा दो, ऊपर से F1 फोर्स लगा दो, इधर से F2 फोर्स लगा दो, इधर से F3 लगा दो, इधर से F4 लगा दो, कितने भी फोर्सेस लगा दो, देयर विल बी नो चेंज इन द सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स टेकन ऑन ए रिजिड बॉडी। अब अपन बात करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। आइए, हमने कुछ देर पहले बोला कि जो रिजिड बॉडी है वो खूब सारे पॉइंट मासेस से मिलके बनी है। हमने क्या बोला, रिजिड बॉडी खूब सारे पॉइंट मासेस से मिलके बनती है। एक रिजिड बॉडी में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पॉइंट मासेस हो सकते हैं। सो दैट मींस वी कैन से दैट रिजिड बॉडी इज अ सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस। दैट मींस वी कैन से रिजिड बॉडी इज अ सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस। बिल्कुल सही बात। चलिए, अगर रिजिड बॉडी एक सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस है, दैट मींस इसमें खूब सारे पॉइंट मासेस हो सकते हैं। ये लो, एक मैंने M1 यहां डिनोट किया, फिर मैंने M2 यहां दिखाया, फिर मैंने M3 यहां दिखाया, फिर मैंने M4 यहां दिखाया, और मान लिया कि यहां पर कितने पॉइंट मासेस हैं, Mn पॉइंट मासेस। कितने पॉइंट मासेस हैं, Mn। ये मैंने बनाई y एक्सिस, इधर मैंने बनाई x एक्सिस। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। अब y एक्सिस से यहां का डिस्टेंस देखा तो दिस इज x1 डिस्टेंस, ऐसे ही इसका डिस्टेंस देखा, दिस इज x2 डिस्टेंस, ऐसे ही इसका डिस्टेंस देखा, दिस इज x3, सिमिलरली इसका डिस्टेंस देखा, दिस इज x4। ऐसे mn तक पार्टिकल्स थे, मास ऑफ nth पार्टिकल, तो यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, xn हो जाएगा। सिमिलरली मैं इस nth पार्टिकल का y में डिस्टेंस देखूंगा तो yn, इसका देखूंगा तो y4, इसका देखूंगा तो y3, सिमिलरली इसका देखा y2, एंड इसके लिए देखेंगे तो y1। सो सभी पार्टिकल्स के लिए आपको दिख रहा है कि x एक्सिस और y एक्सिस में क्या क्या डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, आपको दिख पा रहा है। चलिए, ये मैं मासेस को थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि आपको इजीली आइडेंटिफाई हो पाए कि कहां है मासेस। चलिए, ये मेरे पास मासेस थे। हमसे पूछा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास निकालो। एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको सेंटर ऑफ मास का हमेशा याद रखना है, उस फॉर्मूले से सब कुछ हो जाएगा। उस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है दैट इज नॉट इन आवर कोर्स, हमें जरूरत नहीं है उसको पढ़ने की, लेकिन हमें ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मान लेते हैं ये जो पर्टिकुलर सिस्टम था रिजिड बॉडी का, ठीक है, इसके अंदर खूब सारे पॉइंट मासेस थे, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां कहीं पे लाई करता है। ये लो, मैंने यहां कहीं पे बना दिया ये पॉइंट, ठीक है, यहां कहीं पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है। मैंने इसके कोऑर्डिनेट को बोला दैट इस सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट था वो x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैंने ऐसा मान लिया। अब कभी भी आपको x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालना हो, कुछ नहीं करना, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 till mn xn divided by m1 plus m2 plus m3 till mn। मतलब जब भी आपसे कोई बोले कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल के बताओ, आपका आंसर क्या होगा, आपका एक ही सिंपल सा आंसर होगा कि सर जितने भी मासेस हैं उनके x एक्सिस वाले डिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सभी को ऐड करो, सभी को ऐड करो, डिवाइड बाय क्या कर दो, टोटल मास, डिवाइड बाय क्या कर दो, टोटल मास, तो आपको x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलेगा। सिमिलरली कोई पूछे y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालो, तो हम बोलेंगे m1 y1 plus m2 y2 and so on till mn yn divided by
m1 प्लस m2 प्लस टिल mn। तो ये मेरे पास आ गया x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिंपल सा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, कुछ नहीं करना, मास को डिस्टेंसेस से मल्टीप्लाई करते जाना है, ऐड कर देना है सबको, डिवाइड बाय टोटल मास कर देना है। फटाफट बताइए क्या ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं? यस, रेज योर हैंड्स। फास्ट बेटा फास्ट। बढ़ाते हैं और इसका एक फॉर्मूले से एक छोटा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको फील आएगी कि किस तरीके से करना है। आइए देखिए फटाफट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, बट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर। इधर मैंने m मास को प्लेस किया, इधर मैंने m मास को प्लेस किया, इधर मैंने 2m मास को प्लेस किया और इधर भी मैंने 2m मास को प्लेस किया। ठीक है, m मास, उस पॉइंट पे मैंने 2m मास को रखा है, इधर भी मैंने 2m मास को रखा है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है या साइड है, साइड इज a। ठीक है, स्क्वायर की जो साइड है उसको a से डिनोट कर देते हैं। चलिए, ये मेरे पास पूरा का पूरा मेरा स्क्वायर शेप निकल के आया। इस स्क्वायर के ऊपर देखेंगे, आप एनालिसिस करेंगे। देखो अभी जब पिछली बार अपन ने ये फॉर्मूला डिफाइन किया तो हमने x1 x2 x3 डिस्टेंसेस कहां से माने हैं? एक रेफरेंस से माने हैं, एक ओरिजिन से माने हैं। तो जब भी सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन आएगा आपको एक रेफरेंस पॉइंट खुद से अज्यूम करना पड़ेगा। देखो, या तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड होगा कि इसको रेफरेंस मानो, ठीक है, कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन में दे रखा होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो आपको मानना पड़ेगा कि कौन सी एक्सिस है। तो मान लेते हैं ये लोग, हमने इसको क्या मान लिया, ये है वाई एक्सिस, और यहां से इसको मान लिया ये भी एक्स एक्सिस, एंड दिस इज 0,0 ओरिजिन। ये ओरिजिन मान लिया अपन ने। अब ओरिजिन ये आ गया है, यहां से यहां तक का ए डिस्टेंस है, तो इस एम मास का क्या कोऑर्डिनेट बनेगा? कोऑर्डिनेट बनेगा a,0, क्योंकि x डिस्टेंस तो a है, y डिस्टेंस 0 ही है, यहीं पे है। सिमिलरली अगर अपन इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 0,a, क्योंकि y में तो डिस्टेंस कितना है a, लेकिन x में डिस्टेंस कितना है 0। ऐसे सिमिलरली इसकी बात करें इस m मास की, तो a,a मेरे पास कोऑर्डिनेट निकल के आ जाता है। सिंपल सी बात। अब अपन से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सेंटर ऑफ मास निकाल के बताओ। हम जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो मास को एक्स डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते जाओ। देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू, सबसे पहले 2m, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना 0, m इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना a, m इसका एक्स कोऑर्डिनेट a, 2m एक्स कोऑर्डिनेट 0। सो डायरेक्टली वी कैन से 2m into 0 plus 2m into 0 plus m into a plus m into a divided by total mass. Total mass कितना है? This is 4m and 2m, so this is 6 times m। आंसर कितना निकल के आएगा? देखो, ये तो बन गया 0, ये भी बन गया 0, ये बना 2ma, so 2ma divided by 6m, m से m कैंसिल, आंसर विल बी a by 3। कितना आंसर निकला? a by 3। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज a by 3। मतलब यहां से a by 3 डिस्टेंस पे जाओ तो जो लाइन है यहां पर आपका सेंटर ऑफ मास दिखेगा कहीं। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो अपन को वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पर सेंटर ऑफ मास है। सो y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। पहले बताइए क्या ये x कोऑर्डिनेट निकालना सबको आया कि नहीं आया? फटाफट हैंड रेस करके मुझे बताओ। ये तो आ गया x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली नाउ लेट अस कैलकुलेट द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। आइए, अब देखेंगे अपन y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का।
इसके लिए अपन को जितने भी मासेस थे उनके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो 2m इंटू y, y कोऑर्डिनेट 0 प्लस 2m इंटू a प्लस m इंटू a प्लस m इंटू 0 डिवाइडेड बाय 6m टोटल मास। y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कितना निकलेगा, यहां से ये हो गया 0, ये हो गया 0, दिस इज 3ma, सो 3ma डिवाइडेड बाय 6m, m से m कैंसिल, ये बना 2, सो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू a बाय 2। डायरेक्टली पता चला यहां से a बाय 3 डिस्टेंस और नीचे से a बाय 2 डिस्टेंस, मतलब यहां कहीं पे मेरा सेंटर ऑफ मास होगा। एंड अपन ने सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना सीख लिया है। अगर कैसा ऑब्जेक्ट हो, सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस जैसा ऑब्जेक्ट, खूब सारे पॉइंट मासेस अगर आपको दिखे तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर यहां तक सबको क्लियर हुआ है तो एक बार हैंड रेज कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, सेंटर ऑफ मास। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ध्यान से फटाफट, चलिए अगले क्वेश्चन में करते हैं थोड़ा सा चेंज। क्या चेंज करेंगे, देखो चेंज करते हैं हम इस डायग्राम में, थोड़ा सा चेंज करते हैं। थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, देखो मैंने क्वेश्चन क्या बनाया, क्या फॉर्म कर रहा हूं क्वेश्चन। आई एम फॉर्मिंग द क्वेश्चन लाइक दिस। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास सिस्टम, ए लेंथ है, अभी भी ए लेंथ ही है, ठीक है। इस बार मैंने क्या किया, इस बार इसके जो डायगोनल्स जहां मीट करते थे, डायगोनल्स जहां मीट करते थे, इस पॉइंट पे मैंने एक 2m मास को और रख दिया, ठीक है। डायगोनल्स जहां मीट करते थे वहां पर एक और 2m मास रख दिया, तो उसका कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा कुछ। देखो यहां से यहां तक का कोऑर्डिनेट कितना होगा, a/2। सो इसके अगर कोऑर्डिनेट देखें तो ये बनेगा a/2, a/2। सही बात है। तो आपको क्लियरली एक चीज समझ में आ रही है, जब भी सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस हो, एक तो रेफरेंस को अज्यूम करो और रेफरेंस से सभी पॉइंट मासेस के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। कोऑर्डिनेट्स लिख लिए तो कुछ नहीं करना, मास को एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके टोटल मास करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट निकल आएगा, और वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके टोटल ऐड करके डिवाइड बाय टोटल मास करोगे तो आपको वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल आएगा। अब इसी सेम क्वेश्चन के अंदर आप लोग घर पे सभी लोग इसका सॉल्व करिए आंसर, और मुझे तुरंत जो बच्चे कर लेते हैं हैंड रेज करके बताइए क्या आंसर निकल के आ रहा है। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आपके सामने है, सारी चीजें हम डिफाइन कर चुके हैं। फटाफट आप लोग मुझे हैंड रेज करके बताइए द व्हाट इज द पर्टिकुलर आंसर इन दिस क्वेश्चन। x coordinate of center of mass m1 x1 plus m2 x2 till mn xn divided by total mass, x coordinate of center of mass कितना निकल के आया, so this will be 2m into 0 plus 2m into 0 plus m into a plus m into a plus 2m into a by 2 and divided by 8 times m। ये मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। यहां से देखो ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 2, ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो 2m plus 2m plus, so this becomes 3ma by 8m। ये यहां से कैंसिल हुआ, सो आंसर इज 3a by 8। सो दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही अब अपन निकालेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अपन निकाल चुके हैं। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। फटाफट बता दीजिए, जो भी बता देगा मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोगों को आ गया है आंसर। फास्ट टेल मी। देखें, देखो बेटा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सभी y कोऑर्डिनेट से मासेस को मल्टीप्लाई करो, सो 2m इंटू 0, 2m इंटू 0 प्लस यहाँ का करेंगे 2m इंटू ए, 2m इंटू ए, यहाँ का करेंगे 2m इंटू ए बाय 2, तो 2m इंटू ए बाय 2, फिर इधर करा तो m इंटू ए, m इंटू ए, इधर करेंगे m इंटू ए तो फिर से m इंटू
सॉरी दिस इज m इंटू 0। ठीक है, सही किया है। तो देखो 2m को 0 से किया, इधर भी 2m को a से किया, इधर 2m को a/2 से किया, इधर m इंटू a किया, और लास्ट में m इंटू 0 कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 कर दिया। डिवाइड बाय कितना करेंगे, तो डिवाइड बाय 8 टाइम्स m कर देंगे अपन, 8 टाइम्स m। ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया ओनली ma। सो 2ma प्लस ma प्लस ma विल बिकम 4 टाइम्स mass into acceleration, sorry 4 times m into a is the side not acceleration, divided by 8 times m से m cancel, 4 से ये गया 2 times, so answer becomes y coordinate of center of mass is equal to a/2। so a/2 is the correct answer। सिंपल सा तरीका था, सिंपल सा मेथड था सॉल्व करने का। आज अपन पॉइंट मासेस के लिए कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, रिद्धि थोड़ा सा आंसर आपका गलत आया है, कैलकुलेशन में आपने कुछ गलती करी है, आप उसको चेक करना। यहां तक अगर सबको क्लियर हो गया है तो फटाफट एक बार मुझे हैंड रेज करके बता दो, फिर अपन आज की क्लास को खत्म करें। फास्ट फास्ट, यस एवरीवन। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही देखेंगे बस। नाउ वी विल स्टडी टुमारो। जो भी आपका